मक्के की तरह बेबी कॉर्न की फसल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर उगाया जा सकता है, मगर सभी अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। उत्तर भारत में अधिक गर्मी के समय तापमान बढ़ने से भुट्टों का विकास तेजी से होता है, जिसके कारण कोमल अवस्था में ही भुट्टे की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। किसान भाइयों, जहाँ तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम चर्चा करते हैं भूमि पर। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदा तक सभी प्रकार की भूमियों में की जाती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होता है। यह ध्यान रखें कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि के चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुआई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा भूमि में नमी बनी रहे। जहाँ तक बेबी कॉर्न मक्के के लिए खाद उर्वरक प्रबंधन की बात है तो बेबी कॉर्न की अच्छी उपज लेने के लिए 130 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मक्के की तरह ही फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय खेत में बराबर रूप में मिला देते हैं तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष मात्रा नर मंजरी निकलते समय दिया जाएगा। जहाँ तक किसान भाइयों इसके उन्नत प्रभेद की बात है तो इसके अंतर्गत BL41, MEH 133, MEH 114, पूसा अर्ली हाई 1, पूषा अर्ली हाई 2, पूषा अर्ली हाई 3 इत्यादि उपयुक्त किस्में हैं। अब आइए बात करते हैं बीज दर पर। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि कारणों पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे कम समय के लिए उगाया जाता है। इसके लिए औसतन 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से लेकर 1,15,000 पौध प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। बुआई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान नामक दवा से 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेने के बाद जैविक उपचार करना न भूलें। इसके लिए एजोस्पाइरिलम से बीजोपचार कर छाया में सुखाने के बाद। जहाँ तक किसान भाइयों बेबी कॉर्न की बुआई के समय की बात है तो उत्तर क्षेत्र में फरवरी से सितंबर माह में किया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्रों के किसान भाई इसे जनवरी से सितंबर माह में इसकी बुआई कर सकते हैं और मध्य, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों के किसान भाई इसे सालों भर इसकी बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक बुआई विधि की बात है तो बीजों की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पे की जाती है। बुआई के दूसरे दिन ही त्रिनाशक दवा नाइट्रोजन 50% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर जमीन की सतह पर समान रूप से छिड़काव कर दे। जिस खेत में त्रिनाशी दवा का छिड़काव नहीं किया गया हो उस खेत में मक्का की कतारों की बीज खुरपी से निकौनी करे। अब आई बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन पर। बसंत ऋतु में उगाई गई फसलों में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए तथा नाइट्रोजन का प्रथम उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा दें। इस प्रकार किसान भाई यदि आप इन वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखते हुए बेबी कॉर्न मक्के की बिजाई करते हैं तो सिंचित दशाओं में संकर प्रजातियों से 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बिना छिले हुए भुट्टे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे 15 से 20% तक छिले हुए भुट्टे मिलते हैं। भुट्टे का अतिरिक्त 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे पौधे की भी उपज प्राप्त होती है, जिसे पशुओं के चारे, साइलेज बनाने या हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर की बात करें तो इसकी बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिसमें किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं। किंतु यह लाभ कभी कभी कीट व रोगों के प्रकोप के कारण आर्थिक हानि में बदल जाता है। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे टमाटर में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले रोग लीफ कर्ल, जिसे पर्णकुंचन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये वाहक के पत्तियों से रस चूसने के कारण होता है। इसके कारण पत्तियां मुड़कर सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसके कारण पौध में पुष्पन व फल नहीं लगता है। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ता है।
हमारे संवाददाता के भ्रमण के दौरान ग्राम पोखरिया, जिला कटिहार के कृषक राजीव रंजन झा से मुलाकात हुई, जिनकी फसल में इस प्रकार की समस्या प्रतीत हो रही है और वे कुछ जानकारी चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उनको। और मैंने टमाटर की खेती की हुई है और पौधों की पत्तियों में सिकुड़न हो जाता है, जिसके चलते 10% पौधों में लगभग पत्ती झुलस जाते हैं और ज्यादा हरा हो जाता है पत्ता, जिसके चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है हमें। और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, हम ये जानना चाहते हैं सर। अतः किसान भाइयों, टमाटर की फसल में पर्ण कुंचन रोग की समस्या आए ही नहीं और यदि आ गई हो तो इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इस हेतु आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दुमका झारखंड आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह से। अभी आपके प्रक्षेत्र पर टमाटर की खेती की गई है और झा जी, आपके प्रक्षेत्र पर लीफ कर्ल टोमेटो का लक्षण प्रतीत हो रहा है और यह लक्षण आप देखकर भी समझ सकते हैं कि जो नई पत्तियां हैं उसमें क्लोरोसिस रहित उसमें पत्तियां हैं, पीलापन लिए हुए पत्तियां हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वह मोटी पत्ती हो गई है और वो कर्लिंग हो गया है। जो पौध पर इस तरह का लक्षण प्रतीत हो रहा है वह पौध का बढ़वार अवरुद्ध दिखाई पड़ रहा है, उसमें फूल भी कम लगते हैं और फूल जो लगता है वह फल को नहीं बना पाता या फल भी लगता है तो उसका आकार या गुण ये दोनों में कमी होती है। कि यह लीफ कर्ल नामक रोग विषाणु जनित रोग है जो निकोटियाना वायरस नामक रोग से फैलता है या जर्मनी वायरस इसको कहा जाता है। यह एक उजला कीट है जो व्हाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये वाहक का कार्य करता है, प्रभावित पौधे पर रस चूसते हैं, स्वस्थ पौधे पर ये चले जाते हैं और स्वस्थ पौध को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले किसान भाई, चूंकि विषाणु जनित रोग है तो प्रभावित पौधों को आप चयन करके उसको उखाड़ दें और प्रक्षेत्र से बाहर मिट्टी में गाड़ दें अथवा जला दें। दूसरा, जो कीटवाहक है उसको मारने के लिए मेटासिस्टॉक्स नामक जो कीटनाशी दवा है उसका 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। फिर दोबारा स्प्रे आप 1 सप्ताह के बाद कर दें तो आप देखेंगे कि यह पौधा आपका सुरक्षित होगा। किसान भाई, एक चीज आप जान लें कि समेकित कृषि प्रबंधन है, इसके पहले जो आप नर्सरी में पौध तैयार करते हैं उसमें बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। आप कोई भी कीटनाशी दवा से आप बीज को उपचारित कर दें और फिर उसको आप पौधशाला में डाल लें। पौधशाला से जब आप रोपनी करते हैं तो उसमें आप कीटनाशी दवा से आप उसको उपचारित करके ही लगाएं और खेत की साफ सफाई रखें। क्रॉप रोटेशन भी आप करें। इसमें जो प्रभावित बीज है वह बीज नहीं लें, कोई रोग रोधी किस्में लें। स्वस्थ पौध के द्वारा तैयार किया हुआ बीज को आप लें। अगली बार यह रोग आपके खेत में आए ही नहीं, इसके लिए नर्सरी अवस्था से ही नियंत्रण के उपाय को अपनाने होंगे। नर्सरी को नायलॉन की जाली से ढककर रखें ताकि सफेद मक्खी पौधे तक न पहुंच पाए। प्रतिरोपण के पूर्व मुख्य खेत के चारों ओर ज्वार, बाजरा या मक्का 3 से 4 पंक्तियों में बॉर्डर फसल के रूप में अवश्य लगाएं। ये फसल रोपाई के 1 से 1.5 माह पूर्व ही लगाई जाती है। खेत में पीले फंदे का प्रयोग करें। इसके अंतर्गत खेत में जगह जगह पीले प्लास्टिक या पीले टीन में ग्रीस का लेप लगाकर रखें ताकि सफेद मक्खी पीले रंग की तरफ आकर्षित होकर चिपक जाए और मर जाए। तो ये सब सारा व्यवस्था आप करेंगे, इसको समेकित प्रबंधन में आप ला सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं। एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला।
अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। फलोद्यानिकी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अनार के उद्यान लगा रखे हैं, उनमें पुष्पन अवस्था चल रही है और यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें समय समय पर कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे कि खरपतवार, सिंचाई, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। किसान भाइयों, इनमें यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो उद्यान में अनेक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि फलों का गिरना, फलों का फटना, कीट एवं व्याधियों का प्रकोप इत्यादि, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। तो किसान भाइयों, वर्तमान में अनार के उद्यान में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ से। साल में 3 बहारें अनार की किसान भाई ले सकते हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हंसते बहार। यदि किसान भाई अनार की फसल ले रहे हैं तो अभी जैसे फूल आने से करीब 7 सप्ताह पहले खाद और उर्वरकों को देना बहुत जरूरी है। उसमें पौधे की उम्र के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किसानों को देनी चाहिए, और यदि देसी खाद की उपलब्धता हो या वर्मी कंपोस्ट खाद हो तो उसको भी देना चाहिए, ताकि जो फूल है वो अच्छी मात्रा में आए और अच्छी क्वालिटी के फल इसमें मिले। फूल आते समय खाद देना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। खाद की मात्रा पौधों की उम्र पर निर्भर करती है और मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। फिर भी एक कॉमन रूप से यदि 4-5 साल का पौधा है तो सिंगल सुपर फास्फेट खाद 200-300 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो भी 100 ग्राम 150 ग्राम उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। और ये खाद है वो देते समय ध्यान रखें कि पूरा उसकी कैनोपी में पूरी तरह इसको खाद को फैलाएं और मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। खाद देने के बाद में अच्छा पानी भी पौधे को पिलाना चाहिए, ताकि वो खाद है वो पूरी तरह से घुल के और पौधों को उपलब्ध हो जाए। और किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि जब फूल से फल बन जाए तो उसमें एक कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव जरूर करें। होता यह है कि इसमें फल मक्खी से काफी नुकसान होता है अनार के अंदर, और फल मक्खी अनार में इसी अवस्था के अंदर फूल से जब फल बनता है उसी समय वो अंडे अपने दे देती है, और उस अंडों से लार्वा निकल के और उस छोटा जो फल है उसके अंदर लार्वा चला जाता है। लार्वा अंदर ही अंदर अनार के फल को खाता है, और जब लार्वा की स्टेज अंतिम अवस्था में होती है तब वो फल के नीचे की तरफ से छेद करके वो बाहर निकलता है। तो उसमें यदि कोई किसान कीटनाशक दवाई का छिड़काव करता है या फल मक्खी का कंट्रोल करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान होना था अनार को वो फल मक्खी के माध्यम से हो चुका होता है। तो इसमें जब फल बन रहे हैं उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में और 30 ग्राम बाविस्टिन प्रति 15 लीटर पानी में, इन दोनों को मिला के और इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस इमिडाक्लोप्रिड और कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन के छिड़काव को 1-2 बार फिर रिपीट करें 15 दिन के अंतराल पे, ताकि दूसरे जो कीड़े हैं या फफूंद वाली बीमारियां हैं वो भी फ्रूट पे नहीं आए, क्योंकि अनार पे फलों के ऊपर कई तरह की फफूंद वाली बीमारियां भी लग सकती है। एंथ्रेक्नोज भी आ सकता है, जिससे फलों की क्वालिटी काले धब्बे आने से या इंसेक्ट के त्रस के कारण क्वालिटी खराब हो जाती है, तो मार्केट में उसकी रेट कम हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए आपको 2-3 स्प्रे इंसेक्टिसाइड का और बाविस्टिन का या फंजीसाइड का करना पड़ेगा, ताकि जो फलों की क्वालिटी है वो अच्छी आए और अच्छे चमकदार फल हो, किसी तरह के दाग धब्बे नहीं हो। अनार के अंदर फलों के अंदर क्रैकिंग की समस्या भी काफी आती है। फलों की क्रैकिंग के सामान्यतः 2 कारण हैं। एक तो यदि लगातार सूखा है और अचानक अधिक मात्रा में पानी पिलाते हैं तो फलों में क्रैकिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ वेराइटल करेक्टर भी है, कुछ वेराइटी में ज्यादा क्रैकिंग होती है, कुछ में कम क्रैकिंग होती है। तो क्रैकिंग की समस्या है तो 0.2% बोरेक्स का छिड़काव करके क्रैकिंग की समस्या को अनार के अंदर कम किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कि जो पानी है नियमित अंतराल पे किसान भाई बगीचे में पानी देते रहे। फल लगने से
हार्वेस्टिंग तक, ताकि फलों के अंदर क्रैकिंग है वो कम आए। तो इस तरह से यदि अनार के बगीचे का किसान भाई समुचित प्रबंध करें तो अनार के माध्यम से भी प्रति बीघा 1-1 लाख रुपए तक की आमदनी लेना भी संभव है। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि भौतिकी और मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके एवं कृषि मौसम परामर्शी सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अब ये बात करते बिहार के समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए ओल की फसल की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। बुआई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। प्रत्येक आधा किलोग्राम के कंद की रोपनी के लिए दूरी 75 x 75 सेंटीमीटर रखें। रोपाई से पूर्व कटे कंद को ट्राइकोडर्मा विरिडी के 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबोकर उपचारित करने के बाद लगाएं, ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके। उच्च तापमान एवं पछिया हवा के कारण फसलों में पानी की मांग बढ़ सकती है, अतः फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई रात में जब हवा की गति धीमी हो तब करें। गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई जारी रखें। जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं उसमें आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर दें। खाली खेतों की गहरी जुताई कर छोड़ दें। दुधारू पशुओं को खान पान तथा देख रेख पर विशेष ध्यान रखें। पशुओं को अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। अब आइए बात करते हैं रांची तथा आसपास के क्षेत्रों की। खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। सही समय पर बोई गई गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य करें। फसल काटते समय अगर पौधों में लूज स्मट रोग से ग्रसित बालियां दिखाई पड़े तो उन बालियों को पॉलिथीन के थैले से ढककर तोड़ लें तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। रोगी बालियों को काटते समय यह ध्यान रखें कि उसका चूर्ण नीचे जमीन पर नहीं गिरे। यह प्रक्रिया उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि इस फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। देर से बोई गई फसल इस समय दाना भरने अथवा दाना पुष्ट होने की अवस्था में है। इस अवस्था में नमी की कमी होने से उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है, अतः किसान भाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई दोपहर बाद करें। जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर बाद करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भ्रंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बने कीटनाशी जैसे अचूक, निमेरीन, निमेटीन, निमेसीडीन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। ऐसे मौसम में बकरियों में TPR रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर TPR का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें।
लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव करें। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है ग्राम पीरपैंती, जिला भागलपुर के मुर्गी पालक लोहा सिंह जी ने अपना अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप मुर्गियों में लगने वाले संक्रामक रोगों के कारण, लक्षण एवं टीकाकरण के विषय में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो लोहा जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। देश में कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुक्कुट उत्पादन संबंधी योजनाओं में कुक्कुट रोगों के रोकथाम के कार्यक्रम को पर्याप्त महत्व देना आवश्यक है। कुक्कुटों में होने वाले कुछ प्रमुख रोग, उनके कारण, लक्षण, रोकथाम इस प्रकार हैं। कॉक्सीडियोसिस रोग यह एक भयंकर परजीवी रोग है जिसे न केवल बच्चों में अधिक मृत्यु होती है बल्कि पुलेट्स अंडा देने की अवस्था देर से प्राप्त करती है। यह रोग 2 से 4 सप्ताह वाले चूजों को होता है। मुर्गियां कष्ट में रहेंगी, उन्हें भूख नहीं लगेगी, प्यास की अधिकता होगी, ऊँघना, खूनी दस्त, झागदार पतले दस्त आते हैं। चिकित्सा कार्डिनाल या इम्वेजिन या 16% सल्फामेजासिन या बाइफ्यूरान इसमें से एक को निर्देशानुसार पानी में घोलकर विधिवत दें। अंडों से बच्चे निकलने के 10वें दिन उन्हें रोग निरोधक दवाएं 16 सप्ताह तक बराबर दें। कम स्थान में अधिक मुर्गियां न रखें। गीले ठेलेदार लीटर को हटाकर सूखा लीटर बिछा दें। बिछावन को सप्ताह में 2 बार अवश्य पलट दें। बिछावन को सूखा रखने का प्रयत्न करें। मुर्गियों में अगला लगने वाला रोग है गम्बोरो, जो कि एक विषाणु जनित अति संक्रामक रोग है और यह विशेषतया 3 से 8 सप्ताह की उम्र वाले मुर्गियों में होता है। इस रोग से ग्रसित मुर्गियां सुस्त दिखाई पड़ती हैं। ग्रसित मुर्गियों में सफेद दस्त होने लगता है। रोग के लक्षण दिखाई देने के 2 से 4 दिन के अंदर मुर्गियों में मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है। इस रोग से बचाव का मुख्य उपाय मुर्गियों का टीकाकरण है। रोग के बचाव के लिए सर्वप्रथम 12 से 14 दिन की उम्र में जीवित विषाणु का टीका स्टेन 228E लगाना चाहिए। तत्पश्चात 35 से 40 दिन की उम्र में दोबारा 228E या इंटरमीडिएट स्टेन का टीका लगाना चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गियों में 18 से 19 सप्ताह की उम्र होने पर इसका टीका तीसरी बार लगाना चाहिए। मुर्गियों में आने वाला एक अन्य भयानक रोग रानीखेत, जो कि अति संक्रामक रोग है और यह किसी भी उम्र की मुर्गियों में अचानक हो सकता है। रोग ग्रसित मुर्गियों का श्वसन तेज हो जाता है। मुर्गियां बेचैन हो जाती हैं तथा शीघ्र ही कमजोर हो जाती हैं। मुर्गियों में हरे रंग का दस्त होने लगता है, जो कभी कभी रक्त मिश्रित होता है। रोग ग्रसित मुर्गियों की गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है तथा मुर्गियों की टांगों में लकवा हो जाता है। 4-5 दिन के बाद मुर्गियां एक जगह पर इकट्ठा होकर मर जाती हैं। इस बीमारी के प्रकोप का पता चलने पर मुर्गी घर के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फार्म के अंदर बाहरी व्यक्तियों तथा वाहन का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सभी प्रभावित एवं अस्वस्थ मुर्गियों को हटा देना चाहिए या मार देना चाहिए। इस रोग के बचाव के लिए टीके का इस्तेमाल किया जाता है। बचाव के लिए F1 या लासोटा स्टेन का टीका मुर्गियों के चूजों में 7 दिन की आयु पर 1-1 बूंद आँख या नाक में डालना चाहिए। इस टीके को पुनः 9 से 12 सप्ताह की आयु में RB स्टेन का टीका 0.5 मिलीलीटर मांस के अंदर सुई द्वारा लगाना चाहिए। अब आइए जानते हैं मुर्गी चेचक या फाउल पॉक्स के बारे में। यह रोग एक विषाणु बोरेलियोटा एनियम पक्षी की कलंगी, गल चर्म, चेहरे पर मस्से के आकार के समान दाने तथा छाले उत्पन्न करता है। शुरू में यह दाने लाल फिर पीले होकर अंत में काले पड़ जाते हैं। मुर्गियां बहुत बेचैन होकर मुंह खोलकर हाँफती हैं और खाना पीना कम कर देती हैं। हर उम्र की मुर्गियां इस रोग से प्रभावित होती हैं, पर चूजों और अंडा देना शुरू करने वाली मुर्गियां इससे अधिक प्रभावित होती हैं। एक बार संक्रमण हो जाने पर यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। यह रोग छुआछूत, आपस में एक दूसरे को चोंच मारने से, त्वचा के छिल जाने या घाव हो जाने से, मच्छरों के काटने से शरीर में प्रवेश पा लेता है।
इस रोग से मृत्यु तो कम होती है, परंतु रोगग्रस्त मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता में काफी कमी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगवाया जाता है। यह टीका 6 से 8 सप्ताह वाली मुर्गियों को लगाया जाता है। गर्मी के पहले यह टीका लगवाना चाहिए। इसका टीका पंख के निचले भाग में लगाया जाता है। 4-5 माह बाद टीके को पुनः दोहराया जाता है, जिससे 18 माह तक के लिए प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, कुक्कुट पालन व्यवसाय में आप मुर्गियों को रोगों से बचाकर आने वाले समय में अधिक वृद्धि के साथ अधिक अंडा एवं मांस उत्पादन प्राप्त कर अपने आप को लाभान्वित कर सकेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। मुजफ्फरपुर में नक्सलियों का तांडव, 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में लगाई आग। जमुई में खैरा पावर सब स्टेशन को उड़ाया। छपरा में 1.25 करोड़ लूटकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी पप्पू सिपाही बिहार शरीफ से गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। कटिहार के लोगों को तोहफा, मनिहारी तेज नारायणपुर रेलखंड पर आज से दौड़ेगी ट्रेन, केंद्रीय राज्य मंत्री तारिक अनवर दिखाएंगे हरी झंडी। भाजपा में प्रधानमंत्री पद को लेकर किचकिच जारी, विजय गोयल के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आडवाणी को बताया पीएम पद का बेहतर दावेदार। और बिहार स्वास्थ्य विभाग के 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत, जन्मदर और बाल विवाह पर लगाम लगाने का सरकार ने लिया संकल्प। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर नक्सलियों के उत्पात की। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के पास नक्सलियों ने 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में आग लगा दिया। ये गाड़ियां जेबी सीएलडी सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में काम कर रही थी, लगी हुई थी। वहां पर गाड़ियों में आग लगाने के बाद नक्सली करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को अगवा करके अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ दूरी पर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और 2,500 रुपए नकद दिए भी गए। नक्सलियों ने मजदूरों को काम छोड़कर चले जाने की चेतावनी। साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रवीण जोड़े, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, नक्सली लगातार सक्रिय हैं और जिस तरीके से विरोध सप्ताह के बाद बंद का आह्वान किया था, उस दिन से जो शुरुआत हुई थी लगातार एक के बाद एक उनके कृत्यों की, वो सिलसिला अभी भी जारी है। जी देखिए, बंद के दूसरे दिन लगातार नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और लगातार जो मुजफ्फरपुर का पश्चिमी इलाका है, खासकर उस क्षेत्र में जब भी इस तरह के बंद बुलाए जाते हैं, नक्सली अपनी धमक और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और खास करके जो सड़क निर्माण कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनी, उनसे पहले भी ये लेवी की मांग करते रहे हैं और उसी कड़ी में जो बीती रात हुई है, जेबीसीएलडी को निशाना बनाया गया है। और अतुल, आपने कल देखा था कि सिंह कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों को जलाया गया था। तो कुल मिलाकर नक्सलियों का टारगेट है लेवी वसूलना, आम आदमी में एक दहशत का माहौल पैदा करना। लेकिन स्थानीय प्रशासन इस मामले में बंद के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरी तरह जो एक टारगेट बनाता है नक्सली, वहां प्रशासन अपना सक्रियता नहीं दिखा पाता है। और जिस तरह पिछले 1-2 पखवाड़े में लगातार जो सीआरपीएफ की बटालियन है उसको उत्तर बिहार से वापस किया गया है, खास करके मुजफ्फरपुर से, तो एक बड़ा सा सवाल है। जिस तरह लगातार बंद के दौरान नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, एक दहशत का माहौल पैदा होता है
और आम लोगों को तो दूर, खास करके जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उन्हें टारगेट किया जाता है और करोड़ों की लेवी लगातार मांगी जाती रही है। इस मामले में भी जो मुजफ्फरपुर वैशाली सब जोनल कमेटी है जो माओवादियों की, उनके द्वारा ये काम किया गया है, पर्चे फेंके गए हैं। और जो कल आपने देखा था कि रामचंद्रपुर और कमलपुरा जो देवरिया और पारू थाना क्षेत्र का है, उस इलाके में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 2 बस और 1 ट्रक को जलाया था और बीती रात भी वही हुआ है, 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जलाया गया है। मजदूरों में भी खौफ का